जय हिंद साथियों, यदि सीटेट सितंबर 2026 पेपर 2 में आपने भी एसएसटी लिया है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है। साथियों, हम लोग इसमें 60 प्रश्नों का फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, जो सभी प्रश्न एनसीईआरटी क्लास 6 to 8 के इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र से लिए गए हैं। आसान से कठिन की तरफ हम लोग बढ़े हैं, तो स्टार्टिंग में आपको कुछ प्रश्न आसान दिखेंगे, फिर जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे लास्ट 60 क्वेश्चन तक आपको कठिन प्रश्न दिखेंगे। साथियों, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न है आज का कि नगरीकरण से किन सामाजिक समस्याओं में वृद्धि हुई। बताइए, नगरीकरण के कारण किन सामाजिक समस्याओं में वृद्धि हुई है, ये बताना है। 4 विकल्प आपके सामने है, सही उत्तर बताना है क्या होगा। ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर जो आपका होगा वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी ये सभी, देखिए नगरीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें किसी भी पिछड़े स्थान में रह रहे लोगों के जीवन स्तर में जब सुधार की जाए तथा उन सभी सुविधाओं को लोग प्राप्त करने लगे और उनके जीवन में आरामदायक आ जाए, आरामदायक बन जाए और सामाजिक दोष जो भी उत्पन्न था वो धीरे धीरे समाप्त होने लगे, तो उसे ही नगरीकरण कहते हैं। तो ये हमारा जो सभी जो विकल्प है वो सही है। ध्यान रखिए आगे अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, बहुत फास्ट रिवीजन के साथ हम लोग बढ़ने वाले हैं, बहुत तेज़ी से रिवीजन हो रहा है, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। यदि आप कमेंट करके कहेंगे तो हम डिटेल में व्याख्या करते जाएंगे। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य में है। बताइए। सही उत्तर है मेरे भाई यजुर्वेद। ध्यान रखिएगा, यजुर्वेद जो है वो आंशिक रूप से गद्य में लिखा गया है। इसके 2 भाग हैं, कौन कौन से, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद में अनेक प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने की विधियों का उल्लेख है, ये ध्यान रखिएगा। आगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 3 और सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है। बताइए, राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत कौन सा है। तो साथियों, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी जनता, पब्लिक। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, राजनीतिक शक्ति का स्रोत जनता होती है। इसलिए भारतीय संविधान का जो शुरुआत है तो शुरू में ही लिखा गया है, प्रस्तावना में ही, कि हम भारत के लोग, ठीक है ना। तो इस शब्द से शुरू होती है, इसमें जनता को ही सर्वोच्च माना गया है, तो विकल्प बी सही है। आगे अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। बताइए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में श्रीगुप्त द्वारा की गई थी और इस वंश ने प्राचीन भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी। ये ध्यान रखिए। आगे अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार लड़की और लड़के की उम्र विवाह के समय होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। तो साथियों, इसका जो सही उत्तर होगा, ध्यान रखिएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 18 वर्ष लड़की और 21 वर्ष लड़के। देखिए ध्यान से समझिए, भारतीय संविधान के अनुसार लड़कियों की न्यूनतम उम्र शादी की 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष। आगे अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है कि धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है। साथियों, मैं फिर बता दूं, ये सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं। एनसीईआरटी क्लास 6 to 8 के एसएसटी यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से प्रश्न लिए गए हैं। साथियों, धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है, तो ध्यान रखिए, धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है राज्य का संबंध किसी धर्म से नहीं हो। देखिए, धर्मनिरपेक्षता का संबंध धार्मिक रूप से तटस्थ होना है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का तात्पर्य राज्य का किसी धर्म विशेष से संबंध न होना, बल्कि सभी धर्मों का समान आदर करना, इससे है। आगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है कि मुगल शासनकाल में भारत में व्यापार के लिए आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, यानी पुर्तगाली। 20 मई, ठीक है ना, कब, 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आया था। ध्यान रखिएगा, वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाल का निवासी था और केरल के कालीकट तट पे वो पहुंचा और वहाँ का राजा जमहूरियत ने उसका स्वागत किया और यहाँ से 60 गुना जब अपने यहाँ मसाला लेके गया तो उसे 60 गुना मुनाफा हुआ। ये ध्यान रखिएगा। साथियों, अगर व्यापारी
विदेशी कंपनियों के आगमन की क्रम की बात करें तो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, फिर डेन आते हैं, फिर फ्रांसीसी आते हैं। आगे अगले प्रश्न की तरफ क्वेश्चन है मेरे भाई कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो ध्यान रखिए सही उत्तर हो जाएगा महावीर स्वामी, विकल्प सी सही हो जाएगा। साथियों, जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इनका जन्म कुंडक ग्राम यानी वैशाली में हुआ था। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ये ध्यान रखिए। आगे अगले प्रश्न की तरफ, भारतीय संविधान के अनुसार किस वर्ष में महिला को परिवार के कर्ता का स्थान दिया गया? कर्ता का मतलब हुआ कि उन्हें भी उत्तराधिकार का अधिकार दिया गया। तो साथियों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 2005 में। देखिए, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा महिला को भी संयुक्त हिंदू परिवार में कर्ता होने का अधिकार दिया गया, यानी हिस्सेदारी का अधिकार दिया गया। तो विकल्प सी सही है। आगे अगले प्रश्न की तरफ सवाल है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव में किसी प्रकार का शक शुबा होने पर इस पर जांच एवं निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो साथियों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ध्यान रखिए, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने का जो उत्तरदायित्व है उच्च चुनाव आयोग के पास होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ सवाल है कि अकबर की राजस्व व्यवस्था उसके उत्तराधिकारी के नाम से जानी जाती है, उसका नाम है, क्या नाम है? जो अकबर का राजस्व व्यवस्था है उसके अधिकारी, उत्तराधिकारी नहीं, उसके अधिकारी के नाम से जानी जाती है। तो उस अधिकारी का नाम क्या है? तो साथियों वो अधिकारी है टोडरमल, विकल्प ए आपका सही है। ध्यान रखिए, अकबर की राजस्व व्यवस्था अकबर के दीवान राजा टोडरमल के नाम से जानी जाती है। टोडरमल ने दहसाला पद्धति की शुरुआत की थी और यह अकबर के काल की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। साथियों, जो टोडरमल थे वो 10 साल के कृषि का औसत अनुपात निकाल करके और कर व्यवस्था लगाए थे, जिसे 10 साला या दहसाला प्रणाली कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। आगे अगले प्रश्न की तरफ क्वेश्चन नंबर है 12। सवाल है, बताइएगा कि ताजमहल का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया? तो साथियों सही उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी शाहजहां के शासनकाल में। ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज़ की याद में 1653 ईस्वी में करवाया था और ताजमहल का स्थापत्यकार जो था वो उस्ताद अहमद लाहौरी था, ये आपको ध्यान रखना है। कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। आगे अगले प्रश्न की तरफ साथियों सवाल है कि निम्नलिखित में कायांतरित कौन सा चट्टान है? निम्नलिखित में से कायांतरित चट्टान कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी संगमरमर। देखिए, अग्नेय तथा अवसादी चट्टानों में ताप दाब के कारण जो परिवर्तन होता है तथा परिणाम स्वरूप जिन चट्टानों का निर्माण होता है वह रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहलाती है। उदाहरण के लिए संगमरमर हो गया, ठीक है, संगमरमर और चूना पत्थर, ध्यान रखिएगा। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर है 14 और आपको बताना है कि सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर है आपका भारत के राष्ट्रपति, विकल्प बी सही है। भारतीय संविधान के अनुसार तीनों सेनाओं यानी जल सेना, थल सेना और वायु सेना का जो कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होता है। आगे अगले प्रश्न की तरफ ध्यान रखिएगा। त्रिस्तरीय यानी पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासनिक व्यवस्था का विरोधी कौन था? त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था का विरोधी कौन था? 4 विकल्प आपके सामने है, बताइए कि सही उत्तर क्या होगा, कौन इसमें विरोधी था? तो ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय संरचना का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे त्रिस्तरीय संरचना का विरोध किया था, ये ध्यान रखना है।
आगे अगले प्रश्न की तरफ क्वेश्चन नंबर 16 है और सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति संत कृष्ण का उपासक नहीं था, बताइए। तो सही उत्तर है मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी, रामानंद। ध्यान रखिए, भगवान कृष्ण की उपासना करने वाले लोग कृष्ण भक्त कहे जाते थे, जिनमें सूरदास, मीराबाई, वल्लभाचार्य प्रमुख थे। रामानंद वैष्णव थे तथा भगवान विष्णु के उपासक थे। आगे अगले प्रश्न की तरफ क्वेश्चन नंबर है 17 और सवाल है पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो साथियों, पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, विकल्प सी सही है। पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी और यह वंश मुख्य रूप से बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में शासन करता था और बौद्ध धर्म का संरक्षक था। आगे अगले प्रश्न की तरफ अगला सवाल है लोहे एवं इस्पात उद्योग में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख अयस्क है, कौन सा है, बताइए। सही उत्तर है मेरे भाई हेमेटाइट। ध्यान रखिएगा, विकल्प सी सही है। देखिए, लोहे एवं इस्पात उद्योग में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख अयस्क हेमेटाइट है, बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है तथा लेटराइट मिट्टी का प्रकार है। ठीक है ना, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। आगे अगले प्रश्न की तरफ क्वेश्चन नंबर है 19 और आपको बताना है सन 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था, ये बताना है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई 1857 के क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल था, सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग, विकल्प डी आपका सही है। साथियों, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और इस क्रांति के परिणामस्वरूप भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया तथा भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में गया और अब ब्रिटिश प्रतिनिधि भारत में वायसराय के नाम से जाने गए और भारत का प्रथम वायसराय जो बनता है वो लॉर्ड कैनिंग बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग होता है और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग होता है। दोनों बात आपको ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ सवाल है मेरे भाई, बताइएगा कि भारत में बाल श्रम निषेध से संबंधित संविधान का मुख्य अनुच्छेद कौन सा है। तो ध्यान रखिए, बाल श्रम की अगर हम बात करें तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी आर्टिकल 24। साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने या खाद्यान्न में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। ये बाल श्रम निषेध कानून से संबंधित है और आर्टिकल 24 में इसका जिक्र है। आगे अगले प्रश्न की तरफ ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर है 21 और सवाल है कि किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय यानी आत्मा कहा है। तो साथियों ध्यान रखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। साथियों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में दिया गया है। भारतीय ध्यान रखिएगा मेरे भाई, जो आर्टिकल 32 है जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान का हृदय यानी आत्मा कहा है। साथियों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा, और इन्हें भारतीय संविधान का जनक भी माना जाता है। साथ में ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है कि सती प्रथा व्यवस्था का विरोध सर्वप्रथम किसने किया था, ये बताना है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अकबर ने। अकबर के द्वारा सर्वप्रथम सती प्रथा का विरोध किया गया, जबकि आधुनिक भारत में राजा राम मोहन राय के द्वारा, किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय के प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड विलियम वेंटिक ने 1829 में मेरे भाई सती प्रथा का अंत कर दिया था। ये ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में लॉर्ड विलियम वेंटिक ने आपके सती प्रथा का अंत कर दिया, ये ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ सवाल है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका किसे भेजा। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महेंद्र को। देखिए, सम्राट अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ये ध्यान रखिएगा, महेंद्र जो कि सम्राट अशोक का पुत्र था और संघमित्रा जो कि सम्राट अशोक की पुत्री थी, इन दोनों को कहाँ भेजा गया, श्रीलंका भेजा गया था। ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ
साथियों ध्यान रखिए, प्रश्न है, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो साथियों इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी चाणक्य। चाणक्य, जिन्हें हम विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। कौटिल्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हरा करके और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, ये ध्यान रखिए। ठीक है ना। चंद्रगुप्त आपके कौटिल्य जो हैं, जो विष्णुगुप्त हैं, उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है, साथ में भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस विदेशी सभ्यता से था? तो साथियों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी बेबीलोनिया सभ्यता से। देखिए हड़प्पा सभ्यता का संबंध बेबीलोनिया सभ्यता से था। बेबीलोनिया सभ्यता का उद्भव फारस में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 26। सवाल है, प्रधानमंत्री है कौन है? राष्ट्र प्रमुख है, राष्ट्र एवं शासन प्रमुख है, शासन प्रमुख है, या सभी हैं? तो साथियों सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी प्रधानमंत्री शासन के प्रमुख होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रधानमंत्री शासन प्रमुख होता है, जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति को देश का प्रमुख माना जाता है, सर्वोच्च नागरिक, प्रथम नागरिक माना जाता है, ये ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किए? भारत में सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किए? तो सही उत्तर है मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी, यानी हिंद यवन इंडो ग्रीक शासक ने। भारत में सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर यानी नियमित रूप से सोने के सिक्के जारी करने का जो श्रेय जाता है वो हिंद यवन यानी इंडो ग्रीक शासकों को जाता है। तो विकल्प सी सही है। आगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में संत तुकाराम ने किस पंथ की स्थापना की? तो साथियों सही उत्तर है, तुकाराम ने वारकरी पंथ की स्थापना की। विकल्प ए सही है। देखिए संत तुकाराम महाराष्ट्र के प्रमुख समाज सुधारक थे और उन्होंने महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय की स्थापना की थी। आगे अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी नाइट्रोजन। देखिए वायुमंडल में जो गैस है, अगर उसके मात्रा की बात करें तो सबसे पहले आता है नाइट्रोजन जो 78% है। उसके बाद ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में 21% है। और साथ में ध्यान रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.03% है और बाकी के आर्गन वगैरह बाकी के परसेंटेज में जो भी गैस हैं वो सभी हैं। ठीक है। आगे अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की सर्वप्रथम खुदाई की गई? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हड़प्पा की। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम खुदाई हड़प्पा स्थल पर की गई। साथियों 1921 में दयाराम साहनी द्वारा इस स्थल की खुदाई की गई। हड़प्पा स्थल की प्रमुख खदान होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। ठीक है। साथ में आपको ये बताना है कि रखालदास बनर्जी ने किस स्थल की खोज की रखालदास बनर्जी ने, आपको कमेंट करके बताना है। आगे अगला प्रश्न है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा कि सातवाहन वंश के शासकों की कार्यालयी भाषा थी, कौन सी भाषा थी? तो साथियों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी प्राकृत भाषा थी। देखिए सातवाहन वंश के शासकों की प्राकृत भाषा थी, जबकि जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। कौन सी लिपि थी मेरे भाई? तो ब्राह्मी लिपि थी और प्राकृत भाषा थी। सातवाहन महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश के हिस्सों पर शासन करते थे और इस वंश का संस्थापक सिमुक तथा इस वंश के सबसे प्रतापी शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी थे। ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सवाल है, मलिक मोहम्मद जायसी किस ग्रंथ के रचयिता थे? मलिक मोहम्मद जायसी ने कौन सी ग्रंथ लिखी थी, ये आपको बताना है। साथियों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी के प्रसिद्ध भक्तिकालीन कवि थे
और इनका निवास स्थान जायस यानी रायबरेली उत्तर प्रदेश था। इस कारण इन्हें जायसी उपनाम से जाना जाता है और इनका प्रमुख जो रचना है वो पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है और आपको बताना है कि निम्नलिखित में से ऊंचाई पर स्थित सामरिक स्थल हिम क्षेत्र कौन सा है। तो साथियों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सियाचिन है। देखिए सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख संघ शासित क्षेत्र में पड़ता है और यह ऊंचाई पर स्थित सामरिक स्थल है यानी हिम क्षेत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ सवाल है कि भारत में हरित क्रांति के तहत चावल बोया गया सही राज्य चुने। जब भारत में हरित क्रांति आया तो सबसे पहले किन राज्यों में चावल बोया गया। तो साथियों सही जो उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है यानी तमिलनाडु। ध्यान रखिए भारत में हरित क्रांति के तहत चावल की कृषि तमिलनाडु राज्य में की गई और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 में होती है और हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है और इस क्रांति के तहत भारत में खाद्यान्न कृषि को बढ़ाने का प्रयास किया गया तथा यह प्रयास सफल भी रहा, ये भी ध्यान रखना। साथियों कमेंट करके जरा ये बताइए कि पीली क्रांति का संबंध किससे है, साथ में ये बताइए नीली क्रांति का संबंध किससे है और साथ में ये बताइए कमेंट करके भूरी क्रांति का संबंध किससे है। आगे अगले प्रश्न की तरफ ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 35 और आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, बताइए। ध्यान रखिएगा सही उत्तर है मेरे भाई ऑप्शन नंबर 1 पाटलिपुत्र। ठीक है ना। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से 322 ईसा पूर्व में मगध में की थी और अपने साम्राज्य की राजधानी को पाटलिपुत्र बनाया। ठीक है ना। अगला सवाल है कि बहुउद्देशीय बांधों में भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, आपको बताना है। तो साथियों ध्यान रखिए सही बांध है हीराकुंड, विकल्प ए आपका सही है। भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है और यह बांध उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया है। साथियों इस बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर है और इस बांध का निर्माण बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के तहत किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, बताइए। भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो मेरे भाई सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी 8 राज्यों से। देखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये राज्य क्रमशः हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है तो ध्यान रखिएगा। मैं फिर से बोल दूं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आगे अगले प्रश्न की तरफ क्वेश्चन 38 है और बताइएगा प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत क्या है। तो साथियों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी फारसी साहित्य, ऑप्शन नंबर बी संस्कृत साहित्य। क्या है संस्कृत साहित्य, ऑप्शन नंबर बी। देखिए भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत संस्कृत साहित्य। क्यों? क्योंकि प्राचीन काल में लिखे गए वेद, पुराण, उपनिषद, आरण्यक आदि ये सभी संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ सवाल है कि बाबर और राणा संगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी खानवा का युद्ध। मेरे भाई बाबर और राणा संगा के बीच 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में बाबर को विजय मिली, ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 40 और आपको बताना है कि राजाओं के पुत्र न होने की स्थिति में भारतीय राज्यों के अधिग्रहण की ब्रिटिश नीति क्या कहलाती थी। तो मेरे भाई इसे ध्यान रखिएगा हड़प नीति कहा जाता था। हड़प नीति या हड़प सिद्धांत, विकल्प बी सही है। देखिए मेरे भाई राजाओं के पुत्र न होने पर भारतीय राज्यों के अधिग्रहण की नीति हड़प नीति कहलाती थी और इस नीति का प्रतिपादन लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। हड़प नीति कौन लाया था? लॉर्ड डलहौजी। और इस नीति के तहत सबसे जो पहले राज्य को अधिग्रहण किया गया था उसका नाम था सतारा। इस सर्वप्रथम 1848 में सतारा राज्य को अधिग्रहण किया गया। इसके बाद नागपुर, झांसी, अवध आदि तमाम राज्यों को अधिग्रहण किया गया। ध्यान रखिएगा मेरे भाई सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? बताइए। मूल अधिकार की बात करें तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी संपत्ति का अधिकार। साथियों, वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। आप सभी जानते हैं, शुरू में मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, यानी मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान समय में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, इसलिए 6 मौलिक अधिकार या मूल अधिकार हैं। ध्यान रखिए मेरे भाई, यह वैधानिक और कानूनी अधिकार हो गया। संपत्ति का जो अधिकार था उसे मूल अधिकार से हटा करके वैधानिक और कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे 300 ए में रखा गया। किसमें? 300 ए में। पूर्व में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत आता था, परंतु ध्यान रखिए मेरे भाई, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे मूल अधिकार से निकाल दिया गया। चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, कि द्वितीय पंचवर्षीय में स्थापित इस राज्य की प्रमुख औद्योगिक नगरी कहाँ स्थित है? बताइए। देखिए, इसका सही उत्तर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी, यानी भिलाई। ध्यान रखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है और इस योजना के तहत भारत में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया तथा प्रमुख स्थानों पर बड़े बड़े इस्पात उद्योगों की स्थापना की गई, जिसमें भिलाई छत्तीसगढ़, बोकारो झारखंड, राउरकेला उड़ीसा, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल आदि प्रमुख स्थान हैं। ध्यान रखिए आगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 43 और सवाल है कि कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है? तो साथियों, इसका सही जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी 13वां शिलालेख में। देखिए, मौर्य सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन मिलता है। साथियों, इस युद्ध के बाद अशोक ने भारी रक्तपात को देखकर सदा के लिए युद्ध नीति त्याग दिया था। आगे अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है कि गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 44 है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर है दिनार, ऑप्शन नंबर 1। प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्त काल के दौरान जारी किए जाने वाले सोने के सिक्के को दिनार कहा गया। क्या कहा गया मेरे भाई? दिनार कहा जाता था, ये ध्यान रखिएगा। आगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 45 और सवाल ये है कि कौन सा सूफी संत सम्राट अकबर के दरबार में था? 4 विकल्प है, बताइए कौन सा सूफी संत। तो साथियों, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। मेरे भाई, जो भी विकल्प दिया गया है इनमें से कोई भी संत नहीं था। सभी संत सूफी सिलसिले से संबंधित थे और सूफी संत दरबार में नहीं रहते थे, वे शानो शौकत से दूर रहते थे। शेख सलीम चिश्ती अकबर के शासनकाल के थे तथा उनका निवास स्थल फतेहपुर सीकरी था। उन्हीं के आशीर्वाद से सलीम यानी जहांगीर का जन्म हुआ था। ये ध्यान रखिए। आगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 46 और सवाल ये है कि सूर्य की किरणों का अवशोषण ओजोन परत द्वारा किया जाता है। बताइए, सूर्य की किन किरणों का अवशोषण ओजोन परत द्वारा किया जाता है? तो साथियों, सही उत्तर इसका है वो है पराबैंगनी किरणें। विकल्प ए आपका सही है। ध्यान रखिए, सूर्य से आने वाली जो हानिकारक गैस पराबैंगनी किरण है उसका अवशोषण ओजोन परत करता है और ओजोन परत मेरे भाई समताप मंडल के निचले सतह पर स्थित होती है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर है 47 और सवाल है कि समुद्री भूकंपीय तरंग को क्या कहते हैं? मेरे भाई, आपको बताना है कि समुद्री भूकंपीय तरंग को हम लोग क्या कहते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी सुनामी कहा जाता है। देखिए, सुनामी जापानी भाषा का शब्द होता है। इसका अर्थ है तट पर आती हुई लहरें। सुनामी से अत्यधिक मात्रा में जन और धन की हानि होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी आप आगे अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर का और सवाल ये है कि किस स्थान में 1857 के सिपाही विद्रोह की प्रथम घटना हुई थी? तो साथियों, वो स्थान है बैरकपुर। विकल्प सी सही है। देखिए,
1857 के सिपाही विद्रोह की प्रथम घटना बैरकपुर में सैनिक मंगल पांडे के द्वारा की गई थी। चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से इनकार किया गया और घटना 1857 की क्रांति में तत्कालिक रूप में बदल गई। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 49। सवाल है कि संसद का निर्माण होता है, संसद का निर्माण कैसे होता है, ये आपको बताना है। तो मेरे भाई सही उत्तर है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के मिलने से। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार संसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा से मिलकर होता है। लोकसभा को साथियों हम लोग निम्न सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न सदन। और वहीं राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 है। सवाल है कि किस मौर्य सम्राट ने जैन भिक्षु बनने के पश्चात सिंहासन त्याग दिया? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी चंद्रगुप्त। ध्यान रखिए, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया था और अपने गुरु भद्र बाहु से जैन धर्म की शिक्षा ग्रहण की और श्रवण बेलगोला पहाड़ी पर चले गए और वहीं संलेखना क्रिया के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। ये आपको ध्यान रखना है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। आगे जो अगला सवाल है कि 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन था? तो मेरे भाई सही उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। विकल्प ए आपका सही है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर है 52 और सवाल है कि भक्ति आंदोलन में किसका योगदान नहीं था? अब आपको बताना है मेरे भाई, भक्ति आंदोलन में किसका योगदान नहीं था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी यानी बाबर का योगदान नहीं था। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था, उसका भक्ति योगदान आंदोलन से कोई योगदान नहीं था, ये ध्यान रखिए। आगे अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है मेरे भाई कि सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाने वाले गवर्नर जनरल का नाम क्या था? तो ध्यान रखिए सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड विलियम बेंटिक। साथियों, राजा राम मोहन के अथक प्रयास के बाद भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाकर उसे अवैध घोषित कर दिया और 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत कर दिया था। ये ध्यान रखिएगा। आगे अगला सवाल है कि इंडिका का लेखक था, कौन था इंडिका का लेखक? तो मेरे भाई सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी मेगास्थनीज। ध्यान रखिएगा, मेगास्थनीज द्वारा इंडिया नामक पुस्तक की रचना की गई, इंडिका नामक पुस्तक की रचना की गई। और मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। साथियों, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज का अच्छी तरह से वर्णन किया है, ये भी ध्यान रखिएगा। साथ में आगे अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है कि रिक्टर पैमाने का आधार है, क्या आधार है बताइए? रिक्टर पैमाने का आधार तीव्रता है मेरे भाई। विकल्प ए सही है। देखिए, रिक्टर पैमाने का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है और यह पैमाना सिस्मोग्राफ यंत्र में लगा होता है जो तरंगों के आयामों का गणना करता है। ये ध्यान रखिएगा। आगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 है और सवाल है कि निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? साथियों, सही जोड़ा आपको बताना है कि सही जोड़ा कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी यानी SICL रजनांदगांव। ध्यान रखिएगा। देखिए मेरे भाई, अगर हम बात करें सेल की तो यह भिलाई छत्तीसगढ़ में है। पावर ग्रिड की बात करें तो कुम्हारी छत्तीसगढ़ में है। NTPC की बात करें तो ये कोरबा छत्तीसगढ़ में है और SECL की बात करें तो यह बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। तो सही जोड़ा आपका ऑप्शन नंबर डी जो सही जोड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 57। सवाल है कि किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए यानी अकबर ने 1602 में मेरे भाई फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। किस उपलक्ष्य में? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 58। सवाल है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो सही उत्तर है मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी यानी 42वें संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की सुझाव पर।
42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह जोड़ा गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में संविधान में भाग 4 क जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य की जो अवधारणा है मेरे भाई वह रूस से ली गई है। कहाँ से? रूस के संविधान से ग्रहण की गई है। आगे अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर है 59। सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मेरे भाई सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 1885 में। 28 दिसंबर 1885। कब मेरे भाई? 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी और इसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। ध्यान रखिएगा। आगे आज के अंतिम प्रश्न की तरफ, सवाल है मेरे भाई कि किस गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्यों के प्रति सहायक संधि की नीति अपनाई थी? सहायक संधि की नीति किसने अपनाई थी? तो मेरे भाई सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी लॉर्ड वेलेस्ली ने। ध्यान रखिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा भारतीय राज्यों के प्रति सहायक संधि की नीति का प्रतिपादन किया गया था। साथियों, सहायक संधि वाला भारत का प्रथम राज्य जो था वो हैदराबाद था। ध्यान रखिए, 1798 ईस्वी में। कब? 1798 में। तो मेरे भाई आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, आपके सभी प्रश्न सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी एनसीईआरटी से फिल्टर किए गए प्रश्न हैं। साथियों, बाकी ये आपको प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के रेगुलर क्लास आते रहेंगे। आपके एग्जाम तक आपको सीटेट की कंप्लीट तैयारी करवा दी जाएगी। बाकी मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।